नमस्कार, स्वागत है आपका बिग एंड बोल्ड में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और सबसे पहले बताऊंगा आपको कि बिग एंड बोल्ड में आज क्या क्या अहम खबरें आपके सामने रहने वाली हैं। तो बिग एंड बोल्ड में आज आप देखेंगे कि ज्ञानवापी पर क्यों गाया जा रहा है आग वाला राग, किसने उकसाया और किसने धैर्य दिखाया, ये साफ हो जाएगा। साथ ही साथ बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है यूपी से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ की गारंटी अब कभी खत्म नहीं होगा, अब कभी नहीं हो पाएगा पेपर लीक। क्या पूरा इंतजाम किया गया योगी सरकार की तरफ से, ये पूरी रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि 120 देशों में साड़ी की डिमांड और बुर्के की घटती मांग से पाकिस्तान क्यों परेशान और इसमें भारत का रोल क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शुरुआत में आपके सामने होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की कवर स्टोरी के साथ। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष याचिका को खारिज करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति को बरकरार रखा। वैसे मस्जिद पक्ष ने 31 जनवरी को आए जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब मस्जिद पक्ष इस फैसले पर भड़का हुआ है। फैसले को संविधान का कत्ल बताया जा रहा है, पाकिस्तान की कोर्ट से तुलना की जा रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने फैसला तथ्यों और सबूतों के आधार पर दिया। उसी को लेकर देखिए बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी। हमारे हिसाब से संविधान का कत्ल हुआ है, संविधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ नहीं हुआ और संविधान का एक तरीके से जनाजा निकल गया। अब अगर इस तरह से सत्ता का अहंकार लेकर के हर जगह जाए कब्जा कर लिया जाए और दिखा दिया जाए कि ये जो है इसमें नमाज नहीं होगी, तो भाई करने जितना करना है कोई क्या कर सकता है। व्यास परिवार बराबर नवंबर-दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। काशी के ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? हत्थे से उखड़ते मस्जिद पक्ष ने बड़ी बात कह दी। जरा एक बार फिर से सुनिए इस बयान को, फिर आगे की बात करें। हमारे हिसाब से संविधान का कत्ल हुआ है, संविधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ नहीं हुआ और संविधान का एक तरीके से जनाजा निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि जब फैसला मस्जिद के पक्ष में आए तो न्याय होगा, वरना अन्याय। ये हाल तब है जब सारे तिकड़म आजमा लिए गए एएसआई के सर्वे में मिले सबूतों को झुठलाने और उस पर भ्रम फैलाने की। बदकिस्मती यह है कि हमारे जो अदालतें अब जो फैसला दे रही हैं वो न्याय फैसला तो दे रही हैं लेकिन न्याय नहीं कर रही हैं। बिफरे अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट के फैसले पर यहां तक कह दिया कि देश में संविधान का कत्ल किया जा रहा है। यही नहीं, देश के कोर्ट की तुलना पाकिस्तानी कोर्ट से कर दी। ये तब है जब ये बात पत्थर पर खींची लकीर की तरह स्पष्ट हो चुकी है कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर था और इसी का एक हिस्सा है व्यास जी का तहखाना, जहां 1993 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में बंद करवाई गई पूजा एक बार फिर शुरू हुई। एक अन्याय न्याय में बदला था, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर। 31 जनवरी को जिला कोर्ट के फैसले में पूजा की अनुमति दी गई थी। मस्जिद पक्ष जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। अब हाई कोर्ट ने भी मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी और व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी। व्यास परिवार बराबर नवंबर-दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। खुद मस्जिद पक्ष भी ये जानता है कि सच्चाई क्या है। ज्ञानवापी परिसर से मिले साक्ष्य एक ठोस प्रमाण है।
मुस्लिम पक्ष ये भी जानता है कि 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रही, तो क्या ईमान डोल गया? या देश की अदालतें जब शरिया कानून से चलेंगी तभी न्याय होगा? संविधान का कत्ल कौन कर रहा है, कट्टरपंथी जमात या कोर्ट? सादर सी वही नाई अब माथा बरनम बिसद राम। यह हाल तब है जब बरसों बरस हिंदू पक्ष ने धीरता और गंभीरता के साथ देश की अदालत में अपनी निष्ठा बनाए रखी। जबरन बंद कर दी गई पूजा के खिलाफ भी उसने धैर्य रखा और भरोसा न्याय के मंदिर पर किया। लेकिन कमाल देखिए, जिनकी सरकार के दौरान व्यास जी के तहखाने की पूजा रोकी गई, अब वही न्याय अन्याय की बात करते हैं। अब अगर इस तरह से सत्ता का अहंकार लेकर के हर जगह जाए कब्जा कर लिया जाए और दिखा दिया जाए कि ये जो है इसमें नमाज नहीं होगी, तो भाई करने जितना करना है कोई क्या कर सकता है। तो अगर इसी तरह से फैसला होगा तो जितनी जहां जहां जो भी करना हो कर सकते हैं, उसमें क्या है। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी जो आहें भरेगा। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली और व्यास जी के तहखाने में जबरन पूजा बंद कराने वाली समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। तो क्या इनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब तुष्टीकरण है, बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय है? सवाल यह है कि अन्याय हुआ किसके साथ, क्योंकि एक तथ्य यह है कि ज्ञानवापी में 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। एएसआई के सर्वे में मंदिर के भग्नावशेष और मूर्तियां मिली। एएसआई को पुराने मंदिर के 32 शिलालेख मिले। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को तोड़कर थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। और कमाल देखिए कि देश की सनातन परंपरा और आस्था के साथ जिस अन्याय के साक्ष्य हैं, सबूत हैं, प्रमाण हैं, उस पर मुस्लिम पक्ष आंखें मूंद लेता है। और व्यास जी के तहखाने वाला मामला तो ज्यादा पुराना भी नहीं है, सिर्फ 31 साल पुराना मामला है। लेकिन जिन प्रमाणों पर जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फैसला सुनाता है, उस पर संविधान के कत्ल का शोर मचाया जाता है, भड़काया जाता है। हम बौखला नहीं रहे, हम बौखला नहीं रहे हैं। बौखलाहट अगर होती तो जिस दिन रात में ये बैरिकेडिंग काट रहे थे, सिर्फ खाली उस बैरिकेडिंग जो कटिंग की आवाज जो हमारे कानों तक आ रही थी, वही अगर हम आवाम तक पहुंचा देते तो क्या हालात होते। वोट बैंक बनकर सत्ता की शक्ति हासिल करने का चस्का ऐसा ही होता है। इसका एक सुरूर उठता है और इससे विवेक विपरीत हो जाता है। खींच उठती है और यही खींच उठ रही है। तर्क है नहीं, तथ्यों से हाथ खाली हैं, तारीख अन्यायों से भरी है, तो खिसियाहट देश की महान न्यायपालिका के खंभों पर उतर रही है। लगता ऐसा है कि बाबरी मस्जिद के बाद जितने भी फैसले आए हैं, ये हर जगह कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो डिसीजन दे रहे हैं वो जज की हैसियत नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो 22 डिसीजन आ रहे हैं। कट्टरपंथी जमातों का देश की अदालतों पर सवाल उठाना नया नहीं है। मन मुताबिक फैसले नहीं आने पर या शरिया से इतर फैसले आने पर यह आसमान सिर पर उठाते रहे हैं। 1985 का शाहबानो केस इसका सबसे बड़ा और मजबूत उदाहरण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में फैसला सुनाया था, जिसमें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध करने सड़कों पर उतर गए थे। देश भर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तब कट्टरपंथी मुसलमानों ने खूब प्रदर्शन किए थे। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाया गया कि शाहबानो के फेवर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जाए और तुष्टीकरण की राजनीति पर टिकी राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने यह किया भी। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। वोट बैंक रूठ न जाए, खिसक न जाए, बिगड़ न जाए, इसको मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलटना मंजूर था। अब यही नहीं हो पा रहा है। वोट बैंक वाली ब्लैकमेलिंग खत्म हो गई तो न्याय अन्याय दिखने लगा। एक तरफा फैसले बंद हो गए,
जब फैसले तथ्यों और सबूतों के आधार पर होने लगे तो संविधान खतरे में दिखने लगा। फैसला हम कल ही कह चुके थे कि हम बहुत उम्मीद नहीं है और हम आगे जाना है। अभी इलाहाबाद का फैसला पूरी कापी हमारे पास नहीं है, आ जाती है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ तय करते हैं। लेकिन बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय का अगर रास्ता हमारे लिए खुला छोड़ा होगा माननीय जज महोदय ने, तो निश्चित तौर पे हम सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। ये भी एक तरह का दबाव बनाना है, लेकिन क्या गारंटी है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाए तो उस पर भी ये मान जाए, क्योंकि यही कट्टरपंथी मजहबी जमातें आज भी सवाल राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाती हैं। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। कि जो यहां पर एक जुल्म का माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उन जालिमों के हाथों से अल्लाह इख्तिदार को छीन ले। जो लोग हमारी मस्जिदों को उनसे छीनना चाह रहे, अल्लाह तो उनसे इख्तिदार को छीन ले। जो अल्लाह हमारी मस्जिदों को वीरान करना चाह रहे, अल्लाह तो उनके महलात को वीरान कर दे। दरअसल सबका इलाज है, लेकिन मजहबी अंधेपन का इलाज कुछ भी नहीं। शरिया की सनक लाइलाज है और इसी नाम पर उकसाने भड़काने का खेल सदियों से चलता रहा है। वोट बैंक वाली ब्लैकमेलिंग के दिन अब लग चुके हैं। तुष्टिकरण वाला खेला भी अब बंद हो चुका है, जिसके जोर पर व्यास जी के तहखाने में जबरन पूजा बंद कराई गई। अब ये सच्चाई भी सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक बड़ी गारंटी दी है। यह गारंटी है यूपी में पेपर लीक खत्म कर देना। प्लान ऐसा कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक कराने की सोच नहीं पाए। योगी की पुलिस का आरोपियों पर हंटर कैसे चलना शुरू हो गया और कैसे बहुत जल्द बुलडोजर भी एक्शन में आएगा, यह आपको पूरी रिपोर्ट बताए, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। यूपी में ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में। रिपोर्ट रहा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिटाने का वादा किया था। 50 दिन के भीतर उनका यह कमिटमेंट पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री योगी ने बेटियों महिलाओं को भय मुक्त माहौल देने की बात डंके की चोट पर कही। उसमें वो 100% खरे भी उतरे। योगी ने यूपी पर लगे बीमारू राज्य का टैग हटाने का संकल्प लिया था। 7 सालों में योगी ने उसमें कामयाबी पा ली। योगी ने यूपी में निवेश की आंधी लाने को अपना मिशन बनाया, उसमें भी वो बहुत हद तक सफल रहे। और अब योगी ने यूपी के नकल माफियाओं के खात्मे का प्रण लिया है। उस तरफ उन्होंने कदम भी बढ़ा दिए हैं। पेपर लीक के गुनहगारों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी टू दिल्ली, हरियाणा टू बिहार छापेमारी चल रही है। एसटीएफ और पुलिस की टीमें उन आरोपियों की धरपकड़ कर चुकी हैं या कर रही हैं जिन्होंने यूपी में पेपर लीक कराने का क्राइम किया। अधिकारी हो या बाबू, बिहार में अंडरग्राउंड हो या पाताल में छिपा हो, योगी का लाउड एंड क्लियर कट मैसेज है, कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा। सोमवार सुबह 391 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने धर दबोचा। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी के अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में रडार पर आए संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। योगी के अल्टीमेटम को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कई आरोपियों ने अपने सोर्स के बारे में तड़ातड़ उगलना शुरू कर दिया।
अब एसटीएफ ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। जानकारी मांगी क्या है? पहला, कितनी एजेंसियां इस परीक्षा को कराने में इन्वॉल्व रही हैं। उस एजेंसी का, अलग अलग एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिनकी जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। अब पुलिस भर्ती बोर्ड को यह बताना पड़ेगा कि किस एजेंसी को कौन सा काम दिया गया था, कितने एक्सपर्ट हायर किए गए थे जो इस पेपर को सेट कर रहे थे। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। अब उन एक्सपर्ट को उनसे जो इनपुट मिला, उन्होंने जो पेपर डिजाइन किया उसे एक साथ कैसे कंपाइल करके बनाया गया और फिर कौन सी एजेंसी उन्हें लेकर प्रिंटिंग प्रेस के पास गई। क्योंकि जो एसटीएफ मानकर चल रही है यही वो कड़ी है कि जो एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंची उसी कड़ी के बीच पेपर लीक हुआ है। योगी न सिर्फ कमिटमेंट करते हैं बल्कि उसे पूरा करके भी दिखाते हैं और इस बार तो छात्रों के भविष्य का सवाल था, इसलिए बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। गाजियाबाद से एग्जाम देने वाली रिया चौधरी को गिरफ्तार किया तो उसने गुरबचन की डिटेल दी और वहां से पता चला कि मोनू मलिक और कपिल से तार जुड़े हैं। लखनऊ के कृष्णानगर से सत्य अमन की गिरफ्तारी हुई तो सामने आया कि नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था और नीरज का मथुरा के रहने वाले किसी उपाध्याय से कनेक्शन है। इसी तरह झांसी से रजनीश रंजन को लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप में पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसका लिंक बिहार के रंजीत डॉन से है। एसटीएफ की टीम ने नकल करने वाले छात्रों और उनके हेल्पर यानी सॉल्वर गैंग की ब्रीफ डिटेलिंग की तो पता चला कि असल में यह नेटवर्क बहुत पहले से एक्टिव था और प्लान के तहत पेपर को सोशल मैसेजिंग ऐप के जरिए वायरल करा दिया गया। खुलासे के बाद मोनू मलिक और कपिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले सरगना हैं। मथुरा का उपाध्याय भी पश्चिमी यूपी में नकल कराने वालों में सक्रिय बताया जा रहा है, जबकि डॉन रंजीत का रैकेट बिहार में एक्टिव है। अब इन सब का क्या एक ही सोर्स है, एक ही कनेक्शन है, इसका पता लगाया जा रहा है। कानपुर में कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की गई ताकि सिंडिकेट की सच्चाई सामने आ सके। जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जिन भी छात्रों के, अभ्यर्थियों के मोबाइल पर पेपर सॉल्व होके आए हैं, उनको उनकी ट्रेल को ट्रेस करना होगा और ये ट्रेस करने में ट्रेल को एसटीएफ को महारत था। पेपर लीक को लेकर योगी किस तरह एक्शन में है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पुलिस भर्ती का एग्जाम 6 महीने में कराने का ट्वीट किया तो उस वक्त वो दिल्ली में थे और फिर लखनऊ पहुंचते ही योगी ने इस पर एक्शन के आदेश दिए। हालांकि इसके बाद भी यूपी में पेपर लीक पर पॉलिटिक्स ऑन है। पहले अखिलेश ने सवाल उठाए, अब मायावती ने भी पेपर लीक पर चिंता जताई। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार पेपर लीक हुआ है या फिर अखिलेश यादव का दामन पाक साफ रहा। साल 2016 में आरओ और एआरओ का पेपर लीक हो गया। 2016 में ही आर्मी के ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट का पेपर लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा था। 2015 में यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। 2014 में कंबाइंड पैरामेडिकल टेस्ट का पेपर भी आउट हो गया और रद्द कर दिया गया। तब भी पेपर लीक की जांच एसटीएफ ही करती थी, लेकिन गिरफ्तारी इतने बड़े लेवल पर नहीं होती थी। योगी आए तो इसका होमवर्क किया और उस नेक्सस को टारगेट करना शुरू किया जो नौजवानों से खिलवाड़ करते हैं। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की 25 करोड़ आबादी में 6 करोड़ 37,28,007 युवा हैं, जो कि देश के किसी भी स्टेट से ज्यादा है। और ये यूथ न सिर्फ यूपी बल्कि देश की तकदीर और तस्वीर भी फ्यूचर में बदल सकता है।
इसलिए योगी फ्रंट पर भी मेहनत कर रहे हैं और फोकस युवाओं को नौकरी दिलाने और बेरोजगारी दर घटाने पर है। इसी का नतीजा है कि 2017-18 में यूपी की युवा बेरोजगारी दर 16.7% थी, जो 2022-23 में घटकर 7% पहुंच गई। यूपी के नौजवानों का योगी के ग्राउंड वर्क पर भरोसा बढ़ा है और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आस ये लगाई जा रही है कि यूपी जल्द ही नकल माफिया मुक्त हो जाएगा। योगी जी का जो भी निर्णय रहा है, अब से शुरू से लेकर अब तक सभी माफियाओं को धराशायी कर दिए, तो उन पे पूरा भरोसा है हमें और हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरी छात्रों को, पूरे अध्यापक, जितने टीम हमारी, सबको पूरी भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है कि वो जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे और दोबारा इस तरह का कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था, ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या है कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है, भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सब लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, फिर वहां तक जाओ, फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर अपने आप को भी निराशा होती है कि हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो गया, अब हमारा क्या होगा। ये उम्मीद है कि पकड़े जाए वो लोग जो भी हैं। योगी अगर कहते हैं कि पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेकर वो नजीर पेश करना चाहते हैं तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं और इसे 24 के इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। असल में ये मुद्दा चुनावी हो भी नहीं सकता। अगर नकल माफियाओं के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप लिया गया तो इसका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करती है। शिकायत आई, हजारों बच्चे मुझसे भी आकर के मिले, हम लोगों ने भी योगी जी से निवेदन किया था, उसको स्वीकार किया है। बच्चों के भविष्य को कोई ऐसा व्यक्ति जो अपात्र है वो चुन करके ना जाए और पात्र छूट ना जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसका योगी जी बहुत बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में पूरी पवित्रता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के काम किया है। इस परिधि में कोई भी यदि किसी के द्वारा भी कोई गड़बड़ी की जाएगी उसको आदरणीय योगी जी कभी न बर्दाश्त करते हैं, न उसको किसी भी तरीके से संरक्षित करेंगे। इसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। सवाल पेपर लीक है तो जवाब योगी सरकार के पास भी है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। संभवतः ये एफआईआर लखनऊ में दर्ज होगी, फिर इसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी पहले ही नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने और बुलडोजर अभियान स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पेपर लीक की मिस्ट्री सॉल्व होते ही आरोपियों का योगी अपने स्टाइल में हिसाब किताब करेंगे। फिलहाल नीरज यादव की डिटेल सामने आ चुकी है। बलिया का रहने वाला नीरज यादव पहले कोस्ट गार्ड में नौकरी करता था। इसके खिलाफ इलाके के एक शख्स ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में लेन देन के जरिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि कोस्ट गार्ड का विभागीय एग्जाम हुआ तो उसमें फेल हो गया और फिर 1-1.5 साल तक नौकरी के बाद वापस गांव आ गया। गाजियाबाद और बिहार के अभ्यर्थियों ने नीरज यादव के नाम का खुलासा किया, जिसके बाद अरेस्टिंग हुई और इसके करेक्शन की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि ये तो एक मोहरा भर हो सकता है। पेपर लीक का असली किंगपिन कोई और है। योगी की पुलिस उसी को खोजने में जुटी है। लखनऊ से मनीष यादव और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश को लेकर के और राज्यसभा चुनाव को लेकर के, राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी भी उधर सहयोगी दलों के साथ मीटिंग कर रही है। 4 समाजवादी पार्टी के विधायक बैठक में अब तक पहुंचे नहीं है, ये खबर सामने आ रही है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अमेठी से विधायक महाराजी देवी शामिल हैं जो नहीं पहुंची हैं। एमएलए विनोद चतुर्वेदी बैठक में नहीं पहुंचे। एमएलए पूजा पाल बैठक में नहीं पहुंचे और अंबेडकर नगर से एमएलए राकेश पांडे भी बैठक में अभी तक नहीं पहुंचे। यानी ये दोनों खेमों की जो बैठक है सहयोगी दलों के साथ, वो शुरू हो चुकी है। इधर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है तो उधर समाजवादी पार्टी भी सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक सीट राज्यसभा की फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। कोशिश यही है कि विधायकों को एक साथ जोड़ा जाए और उसके बाद आखिरी सीट को भी निकाल लिया जाए।